Hello students, welcome to my YouTube channel. Students, today we are going to start class 10, chapter 11, the human eye and the colorful world. The chapter included the following topic will be covered. First, human eye defects, refraction through prism, dispersion, atmospheric refraction, Tyndall effect and scattering. स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता ही है कि आइज़ हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंस है. अगर आइज़ नहीं हो तो सब कुछ अंधेरा, ब्लैक चारों तरफ ब्लैक रहेगा, हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं मतलब चारों तरफ सारी दुनिया क्या होगी, ब्लैक होगी. और कितना फ़र्क होता है. आप जो ब्लाइंड होते हैं, आपने देखा होगा, उनको रास्ता मतलब पार करने में कितनी दिक्कत, उनको पढ़ने में भी उनकी अलग होती ब्रेल लिपि होती है, उसके थ्रू बड़ी मुश्किल से वो पढ़ते हैं. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आइज़ के बारे में पढ़ने में कि कैसे हमारी आई का स्ट्रक्चर है और कैसे ये वर्क करती है. ठीक है स्टूडेंट, पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को दबा दो ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. एंड वीडियो को अगर समझ आए तो लाइक ज़रूर करना. नाउ स्टार्ट. एज यू ऑल नाउ, light is important for us as it enable us to see. Likewise, eye is very important as it produce a sensation of vision in us. क्या होता है, लाइट जो है हमारे लिए पता है कि जिस तरीके से इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम चारों तरफ अगर देख पाते हैं तो किसकी वजह से देख पाते हैं, लाइट की वजह से. तो लाइट हमारे लिए क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर हम लाइट बंद कर दो, अंधेरा हो कमरे में, तो कैसा होता है, कुछ नहीं होता है, अंधेरा बिल्कुल बेकार. ठीक है, तो इसी तरीके से हमारी आई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसी तरीके से हमारी आँख भी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है एज इट प्रोड्यूस ए सेंसेशन ऑफ विजन इन अस, जो कि हमें चारों तरफ, हमें हर सभी कुछ को देखने में हमारी जो है मदद करती है. और इसी वजह से हम क्या करते हैं, सब कुछ देख पाते हैं. नाउ फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं. ह्यूमन आई मीन्स मनुष्य की आँख. इट इज़ ए नेचुरली अकरिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. ये क्या है, नेचुरली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है. तो यहाँ पर नेचुरली तो पता ही है आपको, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्यों बोला है, क्योंकि आई के अंदर हमारे लेंस होता है. अब लेंस जो है वो नहीं होता है जो लेंस आप कांच का देखते हो, ग्लास का देखते हो, वो लेंस नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो नहीं रह सकती है. ठीक है, तो एक ऑप्टिकल मतलब जैसे कि लेंस टाइप की हमारी मसल्स होती है जो लेंस का काम करती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. एज यू ऑल now that we have a pair of eyes and its function is to enable us to see. आपको जैसे कि पता है कि हमारे पास कितने पेयर आइज के हैं, 2 पेयर्स हैं. ठीक है, सभी को पता है ये चीज़. एंड इट्स फंक्शन, और ये फंक्शन जो है किसके काम में आती है, हमारे देखने के काम में, देखने के योग्य होती है, मतलब जिससे हम चारों तरफ की चीज़ें जो है देख सकते हैं. Without it, the whole world would have been a dark place for us. अगर हमारे पास आंखें नहीं होगी तो क्या होगा, हमें सारी दुनिया डार्क नज़र आएगी, सब कुछ अंधेरा जो है नज़र आएगा. अब जैसे कि ये डायग्राम है स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में कई बार ये डायग्राम जो है लेबलिंग करने को आ जाता है. डायग्राम बना हुआ होता है, आप उसको लेबल करो, या फिर डायग्राम बनाने को आ जाता है. ठीक है, तो आपने इस डायग्राम की प्रैक्टिस जो है प्रॉपरली करनी है विद लेबलिंग. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर बाद में हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं. यहाँ पर देखो, लेबलिंग के नेम सिर्फ अभी आपको बता देती हूँ और जहाँ पे वो लोकेट हो रहे हैं. यहाँ पर आप देखो, ये क्या है, लेंस, आई लेंस. ठीक है, यहाँ पर है इरीज, ये जो ब्लू कलर का है ये क्या है, इरीज. नेक्स्ट है कॉर्निया, फर्स्ट लेयर. पिपल, यहाँ पर पिपल होता है. ठीक है, सीलियरी मसल्स, रेटिना, ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिकल नर्व, विट्रस ह्यूमर एंड एक्वस ह्यूमर. ठीक है, सस्पेंशरी लिगामेंट्स. तो ये जो है आपके
यहाँ पर ये चीज़ आपने सारी लेबलिंग जो है बहुत अच्छी तरीके से लर्न करना है और डायग्राम की प्रैक्टिस करना है। अब ये जो मैंने पार्ट्स बताए हैं, अब इस पार्ट्स की हम एक एक करके सारी डिटेल पढ़ते हैं कि ये हम कहाँ पर लोकेट होते हैं और इनका क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ आई। आई का स्ट्रक्चर होता कैसे है? इट इज़ ए स्फेरिकल बॉल। ये कैसा होता है? स्फेरिकल बॉल होता है, ठीक है, सभी को पता है। इट इज़ लोकेटेड इन द आई सॉकेट। ये कहाँ होता है? आई सॉकेट के अंदर होता है। और इट हैज़ 2 लेयर दैट कवर इट। और इसमें 2 लेयर होती है जो इसको कवर करती है। यहाँ पर ये देखो डायग्राम में ये क्या होती है? 2 लेयर होती है। एक ये लेयर है, ठीक है, ऊपर वाली, और एक नीचे उसकी लेयर है, ठीक है। तो इसमें 2 लेयर होती है जो क्या होती है? इसको कवर करती है। स्क्लेरॉइड एंड कोराइड, ठीक है, इसको स्क्लेरोटिक और कोराइड भी बोलते हैं। तो हम इनके फंक्शन पढ़ते हैं। पहले फंक्शन ऑफ द स्क्लेरॉइड। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवर। जो सबसे बाहर का कवर है उसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरॉइड। दैट कंसिस्ट ऑफ वाइट फाइबर एंड इट्स फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द आई। इसका फंक्शन क्या होता है? एक तो इसका फंक्शन ये हो गया कि ये क्या करता है कि आउटर मोस्ट पार्ट है कवर करता है, और ये किस कलर का होता है? वाइट फाइबर का होता है। मेन फंक्शन होता है ये प्रोटेक्ट करता है आईज की हर एक पार्ट्स को, ठीक है। ये क्योंकि बाहर ही आउटर मोस्ट लेयर है तो आई के सारे पार्ट्स को ये क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास कोराइड। इट इज ए ग्रे मेम्ब्रेन। ये कैसी मेम्ब्रेन है? ग्रे मेम्ब्रेन है। अटैच्ड टू कोराइड। किसके साथ अटैच है? कोराइड के साथ, ठीक है। एक ग्रे कलर की मेम्ब्रेन है जो अटैच है कोराइड फ्रॉम द इनर साइड। आइज की इनर साइड में कोराइड जो है अटैच है एक ग्रे कलर की मेम्ब्रेन। इट फंक्शन इज टू darken the eye from the inside so that no internal reflection take place। अब रिफ्लेक्शन के बारे में आपने चैप्टर 10 में बहुत अच्छे से पढ़ ही लिया होगा, आपको पता होगा इसके बारे में, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या करता है? ये इनसाइड होता है और ये इंटरनल क्या करता है? रिफ्लेक्शन करता है, क्योंकि डार्क होता है इसलिए इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है। अब ए पार्ट फ्रॉम दिस लेयर इट कंसिस्ट ऑफ। अब ये जो लेयर है इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। फर्स्ट यहाँ पे हम लाइन वाइज देखते हैं। कौन सा? कॉर्निया, इरिस, प्यूपिल, सिलियरी मसल्स, लेंस। सारे पार्ट्स हमें अभी डायग्राम में हमने देखे थे, ठीक है। नेक्स्ट रेटिना, ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिकल नर्व, ठीक है। ऑप्टिक नर्व या ऑप्टिकल नर्व जो मर्जी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको कंप्लीट करते हैं सारे पार्ट्स के फंक्शंस को और कहाँ लोकेट होती है। नाउ फर्स्ट इज कॉर्निया। इट इज़ द वाइट पार्ट ऑफ द आई दैट अलाउ लाइट टू एंटर। ये वाइट कलर का पार्ट होता है आई का जो कि लाइट को एंटर करता है, अंदर जाने के लिए अलाउ करता है। इट एक्ट एज ए विंडो। एक तरीके से ये क्या है? आई की विंडो है, जो कि विंडो खुली रहती है तो लाइट क्या है? अंदर की तरफ जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इरिस। इट इज़ ए कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। ये आई का कलर्ड पार्ट है। आपको पता है ना, किसी के आगे ब्राउन होती है, किसी की बिल्कुल ब्लैक होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है? एक फेस की भी जो है देखने में फेस का इफेक्ट है उस पर बहुत पड़ता है। आपने देखा होगा ऐश्वर्या राय की आई का कलर जो है डिफरेंट है। तो ये क्या है? इरीज जो है आईज की जो अलग डिफरेंट कलर होते हैं ना, वो इरीज के ही होते हैं, ठीक है। तो इट इज़ colored part of the eyes. It hold the pupil and also adjust the size of the pupil according to the intensity of light। और ये क्या करता है? ये पिपिल को क्या करता है? होल्ड करता है और उसकी साइज को एडजस्ट करता है इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। मीन्स जब लाइट हमारी आंखों में जाता है तो उसके होल्ड करता है। मीन्स जैसे कि मान लो लाइट बहुत ज़्यादा आ गई तो हमारे जो लेंस पे या पे हमारी आई पर इफ़ेक्ट ना पड़े, पिपल पे इफ़ेक्ट ना पड़े तो ये क्या करता है? इरीज उसको थोड़ा सा दबा देता है, जिससे कि वो लाइट की जो अंदर जाने की कैपेसिटी है या जितनी भी लाइट जा रही है अमाउंट है उसकी क्या हो जाए? वो कम हो जाए। इसी तरीके से जब दिखाई नहीं देता तो उसको थोड़ा सा बड़ा कर देता है ताकि हम खोल के उसको अच्छे तरीके से देख सकें। नाउ नेक्स्ट प्यूपिल। इट इज़ ब्लैक इन कलर एंड एब्जॉर्ब ऑल द लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। ये ब्लैक कलर की होती है और ये इसके ऊपर जितनी भी लाइट पड़ती है सभी को अपने अंदर क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। इट गेट
कंस्ट्रक्टेड व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज हाई। ये जब ज़्यादा मात्रा में लाइट जाती है तो ये क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। इट गेट एक्सपेंड व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लो। अभी जस्ट मैंने बताया था, अगर कम लाइट होती है तो ये थोड़ी सी क्या होती है, फैल जाती है, ताकि लाइट की अमाउंट क्या हो, अंदर जा सके। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स क्या होता है, दे होल्ड द लेंस। सीलियरी मसल्स जो है लेंस को होल्ड करता है। मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ, मुझे बैक जाना पड़ेगा पर मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। जब आप डायग्राम की लेबलिंग करो ना, साथ के साथ बहुत अच्छे से देख लो कौन सा पार्ट कहाँ लोकेट है, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये सीलियरी मसल्स है, यहाँ पर ये सीलियरी मसल्स है, यहाँ रेड कर रही हूँ ना, ये सीलियरी मसल्स है। और ये क्या है, आई लेंस है। ये लेंस को जो है क्या करता है, पकड़ के रखता है, सीलियरी मसल्स। नाउ आगे देखते हैं हम सीलियरी मसल्स। दे होल्ड द लेंस एंड दे एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, कन्वेक्स लेंस। जो इसके अंदर लेंस होता है वो आईज के अंदर वो कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। और जो कि क्या करता है, उसकी फोकल लेंस को जो है एडजस्ट करता है। और ये जो लेंस होता है ये सेलुलर स्ट्रक्चर, मतलब एक ये सेलों का बना होता है। ठीक है, ये नहीं कि शीशे का, कांच का, मिरर का बना होता है। ठीक है, रिसेंबल कन्वेक्स लेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, सॉरी यहाँ पे लिखा है डाइवर्जिंग, इसको क्या करना है हमने, कन्वर्जिंग। कन्वेक्स जो होता है वो क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है। कि जैसे कि कोई लाइट इस तरीके से फॉल हो रही है, फॉल होके उसको आइज में क्या करती है, वो एक पॉइंट पे मिलाती है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग कौन से लेंस में होती है, कन्वेक्स लेंस में। नेक्स्ट है रेटिना। इट इज द स्क्रीन ऑफ एन आई वेयर इमेज इज फॉर्म्ड। रेटिना सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है हमारी आइज का। ये एक तरीके से स्क्रीन है जहाँ पर इमेज फॉर्म्ड होती है। आप देखो सिनेमा हॉल में जाते हो तो पीछे से जो है फोकस डालते हैं और उस जो स्क्रीन है उस पर सारी फिल्म आती है। तो इसी तरीके से हमारी आँख की जो स्क्रीन है वो क्या है, रेटिना है। ठीक है, इट कंसिस्ट टू टाइप्स ऑफ सेल। इसमें दो तरीके के सेल होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है, कोन सेल। दो सेल विच रिस्पॉन्स टू कलर, मतलब ये जो है कलर को रिस्पॉन्ड करता है। हम अलग अलग कलर्स जो हम समझ पाते हैं वो कौन करता है, कोन सेल। एंड रोड सेल का काम क्या होता है, रोड सेल दो सेल विच रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी को करता है कंट्रोल, कि मतलब लाइट कम या ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा येलो स्पॉट एंड ब्लाइंड स्पॉट। येलो स्पॉट ए पॉइंट ऑन द रेटिना वेयर द मोस्ट क्लियर इमेज इज फॉर्म्ड। आँख का ऐसा पॉइंट जहाँ पर बहुत ही क्लियर जो है इमेज फॉर्म्ड होती है। और ये जस्ट लेंस के सामने होता है। जस्ट लेंस के सामने होगा तो क्या होगा, सारी लाइट उस पर फॉल होगी, और सारी लाइट फॉल होगी तो इमेज क्या होगी, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, क्लियर बनेगी। नेक्स्ट है हमारा ब्लाइंड स्पॉट। इट इज़ द पार्ट ऑन द रेटिना वेयर नो इमेज इज फॉर्म्ड। जहाँ पर इमेज ही नहीं बनती, नाम से आपको पता लग रहा है ना, ब्लाइंड स्पॉट मीन्स कुछ नहीं दिखना। तो क्या है, इट इज़ द पॉइंट ऑन द रेटिना वेयर नो इमेज इज फॉर्म्ड। नाउ ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व आपको मैंने बताया था, जैसे कि ये आइज थी, ठीक है, कुछ ये ऐसे ही मैं बना दे रही हूँ, आइज थी तो यहाँ पर ये चीज़, यहाँ पर क्या था, ऑप्टिक नर्व थी। ठीक है, यहाँ पर थी आपकी ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व क्या करती है, वो ब्रेन तक जाती है, ब्रेन से कनेक्टेड रहती है, आई से ब्रेन में। ठीक है, ए नर्व दैट कनेक्टेड द आई टू द ब्रेन। ऐसी नर्व जो आई से ब्रेन तक कनेक्ट होती है उसे क्या कहते हैं, ऑप्टिक नर्व। और ऑप्टिक नर्व का फंक्शन क्या होता है, क्या होता है, जब हमारी आई में सारा कुछ, जैसे कि छोटा सा मैं वैसे ही आपको डायग्राम यहीं पे बना के बता देती हूँ, कुछ ऐसे ही। ठीक है, यहाँ पे उतना अच्छा नहीं बन पाएगा, फिर भी मैं आपको कोशिश करती हूँ। इस तरीके से कुछ लेंस वगैरह है। अब जब लाइट आई, ठीक है, ये लाइट आई और यहाँ पर क्या हुई, कन्वर्ज हुई। ठीक है, तो ये जो ऑप्टिक नर्व है, ये ऑप्टिक नर्व यहाँ से इसके मैसेज को लेके जाता है। यहाँ पर हमेशा जो है, यहाँ जो इमेज फॉर्म्ड हो रही है वो हमेशा क्या होती है, इनवर्ट। इन्वर्ट मीन्स आपको पता होगा, आपने चैप्टर 10 में इसके बारे में डिटेल अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा, आई होप। ठीक है, तो ये इन्वर्ट मीन्स उल्टी इमेज बनती है। लेकिन जब ऑप्टिक नर्व इस मैसेज को ब्रेन तक लेके जाता है
तो ब्रेन इसको क्या करता है, सीधी इमेज फॉर्म्ड करता है और हमें मतलब डिटेक्ट करता है, बताता है कि हाँ ये इस तरीके से जो है ये चीज़ हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पर ये ट्री है, ठीक है, ये ट्री जब यहाँ पर इमेज इसकी बनेगी तो ये उल्टी बनेगी, लेकिन जब ये ब्रेन के पास जाएगा तो ब्रेन इसको क्या करेगा, सीधा करके देखेगा। समझ आ गया सभी को? ओके, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर मैंने आपको बताया था। अब एक्वस ह्यूमर क्या होता है? द फ्लूइड विच प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। ऐसा फ्लूइड मतलब ऐसा लिक्विड जो कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉर्निया और लेंस के बीच में। ठीक है, अब आप डायग्राम में देखना तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ ऐसे, तो यहाँ पर ये क्या होता है, एक्वस ह्यूमर, ये कॉर्निया और लेंस के कहाँ होता है, यहाँ पर बीच में। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है? इट इज़ ए वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द आईज एंड इट फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द आई। ये क्या करता है, इंटीरियर पार्ट ऑफ द आई जो भी होते हमारे, उनको बाहरी आघात से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट, विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या होता है? अब जैसे कि हमने आई का डायग्राम, ठीक है, मैं वैसे ही जनरली आपको बता रही हूँ बना के। यहाँ पर तो हमारा क्या था, एक्वस ह्यूमर था, और इस साइड क्या होता है, विट्रस ह्यूमर। द फ्लूइड इन प्रेजेंट बिटवीन लेंस एंड रेटिना, जो लेंस और रेटिना के बीच में, यहाँ पर देखो जैसे ये था, ये यहाँ पर ये कुछ लेंस था, ठीक है, लेंस और रेटिना कहाँ होता है, इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पर रेटिना, तो लेंस और रेटिना के बीच में। ठीक है, तो द फ्लूइड इन प्रेजेंट बिटवीन लेंस एंड रेटिना एंड इज कॉल्ड विट्रस ह्यूमर। इसे क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर। इसका फंक्शन क्या होता है, ये डेंस जेली लाइक फ्लूइड होता है, मीन्स थोड़ा सा गाढ़ा, उसको हमने वाटरी था, लेकिन ये क्या था, होता है थोड़ा सा गाढ़ा टाइप का, ये इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आई। पोस्टीरियर पार्ट में अभी मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया कि पोस्टीरियर पार्ट में पाया जाता है ये। ठीक है, एंड इट्स फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द आई, और इसका फंक्शन होता है पीछे के आई के पार्ट को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। ये हमारा जो है आई का पार्ट खत्म होता है। ठीक है, आई का स्ट्रक्चर बता दिया मैंने, हर एक पार्ट के आपको फंक्शन बता दिए मैंने, इसका डायग्राम बता दिया। तो बेटा इसका जो क्वेश्चन है आपको बताती हूँ, इस पार्ट में से क्वेश्चन आता है कि आईज का या तो आ जाएगा डायग्राम आपको, और आपने वो डायग्राम जो है क्या करना है, बना लेबलिंग करनी है। कई बार बना हुआ आ जाएगा और आपने उसकी लेबलिंग करनी है, या फिर कई बार क्या होता है आपको बनाने को भी आ जाता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ आई, ह्यूमन आई। ठीक है, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन तो वैसे इसमें से आता नहीं है, इसमें से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनके, फंक्शन ऑफ रेटिना, या इमेज कहाँ फॉर्म्ड होती है, येलो स्पॉट क्या है, ब्लाइंड स्पॉट व्हाट इज ब्लाइंड स्पॉट, एक्वस ह्यूमर, फंक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन आपको पुट अप कर सकते हैं इस पूरे पार्ट में से। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो आपने इसे अच्छे तरीके से समझना है, और चाहे तो आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हो डायग्राम के साथ, ताकि आप इसके सारे पार्ट्स को अच्छी तरीके से लर्न कर लो और समझ लो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी मैं। आज आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है, रिपीट एंड रिपीट करके, ताकि ये आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाए। ठीक है, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भी मत भूलना मेरी वीडियो को। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, कल हमने जो है आइस की स्ट्रक्चर और उसकी वर्किंग जो है डिस्कस कर ली थी। आज हम डिस्कस करेंगे आइस के पावर ऑफ अकोमोडेशंस ऑफ आई, मीन्स आई की अकोमोडेशन, जो आँख की क्षमता होती है, देखने की शक्ति होती है, दूर की या नज़दीक की, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ स्टार्ट। Accommodation of eye. It is the ability of the eye lens to adjust its focal length so that a clear image is formed on the retina that can be easily recognized by our brain.
क्या होता है, ऐसी एबिलिटी हमारे आई लेंस की, आपको पता है जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि हमारी आँख में जो है आई लेंस होता है, ठीक है। तो आई लेंस जो है वो अपनी फोकल लेंथ को अपने हिसाब से जो है एडजस्ट करे ताकि हम उसकी क्लियर इमेज जो है रेटिना पर प्राप्त कर सकें, पता कर सके। मतलब हमारी जो इमेज है रेटिना पर बन रही है और उसे हमारा ब्रेन जो है वो आसानी से उसकी इमेज को आइडेंटिफाई कर सके, रिकॉग्नाइज कर सके इजीली, उसे हम क्या बोलते हैं, अकोमोडेशंस ऑफ आई। इसमें हमारे पास दो पॉइंट होते हैं, एक फार पॉइंट होता है और एक नियर पॉइंट होता है, ठीक है। इन केस ऑफ अगर हम फार पॉइंट के बारे में देखें, इन केस ऑफ फार ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट क्या है बहुत दूर है तो वो हमारा फार पॉइंट होता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू सी ए फार ऑफ ऑब्जेक्ट, अवर ciliary muscles lens and focal length undergoes a change, that is the ciliary muscles relax, lens become thin, elongated and focal length increase। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर ऑब्जेक्ट फार है, अभी मैं आपको डायग्राम भी बताऊंगी, ऑब्जेक्ट अगर फार है तो सिलियरी मसल्स कहाँ होता है, इस तरीके से सिलियरी मसल्स होता है ना, जो लेंस को क्या होता है, पकड़ के रखता है। तो सिलियरी मसल्स क्या होती है, रिलैक्स होती है, और जो लेंस है वो क्या होता है, थिन होता है, लॉन्गेट होता है, बड़ा होता है, लंबा होता है, एंड फोकल लेंथ इसकी क्या होती है, इंक्रीज होती है। मतलब फोकल लेंथ इंक्रीज करने के लिए सिलियरी मसल्स का रिलैक्स होना ज़रूरी है और लेंस का थिन होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमारा फार पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है हमारा नियर पॉइंट, यानी इन केस ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट, अगर किसी केस में हमारे ऑब्जेक्ट जो है बहुत नियर है तो क्या होता है, in order to see nearby object focal length of the lens and ciliary muscle undergoes a change, ciliary muscle contract, lens become thick and short and the focal length decrease। अब क्या हो गया, सारा कुछ अपोजिट हो गया, ठीक है। कि इसमें भी आई को फोकल लेंथ अपनी सही करनी है, सिलियरी मसल्स को कैसा होना पड़ेगा, सिलियरी मसल्स कैसी हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स थोड़ी सी सिकुड़ेगी, ठीक है, और लेंस क्या हो जाएगा, थिक, मोटा हो जाएगा, और जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी, शॉर्ट। हमें नाम से ही पता लग रहा है नियर बाय ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट नज़दीक है। तो दो चीज़ इसमें आपको फार पॉइंट नियर पॉइंट में याद रखना है। फार पॉइंट में जो हमारी सिलेरी मसल्स होती हैं वो रिलैक्स होती हैं, और जो लेंस होता है वो थिन होता है और इलोंगेटेड होता है, ठीक है। और नियर पॉइंट में ऑब्जेक्ट बहुत नज़दीक होता है, तो इससे क्या होता है कि हमारी सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, लेंस क्या हो जाता है, थिक हो जाता है, और फोकल लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो अब इसको डायग्राम में आप देख लो, इस तरीके से कुछ डायग्राम है इसका। ये फार पॉइंट है, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा दूर है, ये यहाँ पर सिलियरी मसल्स है, ये लेंस है, ठीक है, और ये सिलियरी मसल्स है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, तो दोनों को कंपेयर करके देखो, यहाँ पर लेंस लंबा सा है, पतला सा, और यहाँ पर लेंस छोटा सा है और मोटा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन दोनों को कंपेयर करके भी दोनों पॉइंट को ध्यान रख सकते हो। ये डायग्राम भी साथ में अगर बनाओगे आपको प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है। ये फार पॉइंट और नियर पॉइंट विजन का डायग्राम है, फार पॉइंट ये है और नियर पॉइंट दिस। तो इसमें आप देख रहे हो, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। सिलियरी मसल्स रिलैक्स मोड में, लेंस क्योंकि क्या है, इलोंगेटेड मीन्स थिन और थिन है, ठीक है। नियर पॉइंट में सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ रही है, उसको दबाने की कोशिश कर रही है लेंस को, लेंस क्या हो गया, थिक, ठीक है। और इस तरीके से जो इसकी फोकल लेंथ है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। नाउ नेक्स्ट, अब इससे जो होता है हमारी आईज में बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं, तो वो डिफेक्ट कईयों को आपने सुना होगा आपके क्लासमेट्स में भी, या टीचर्स में, या आपके फैमिली मेम्बर में, कि किसी को नज़दीक का सही से दिखाई देता है, किसी को दूर का सही से दिखाई देता है, किसी को दोनों ही में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसके लिए क्या रीज़न है, क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई डिफेक्ट हम देखते हैं, इसमें होता है मायोपिया। फर्स्ट हम मायोपिया देखेंगे, इसको एक और नाम से याद रखना पड़ेगा आपको, शॉर्ट साइटनेस, ठीक है। लेकिन अब मायोपिया, आप शॉर्ट साइटनेस देख रहे हैं ना, शॉर्ट साइटनेस में आप क्या सोचोगे, नज़दीक की चीज़ें हमें क्लियर नहीं दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब हमें क्या है, मायोपिया, शॉर्ट साइटनेस। बट रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है, मीन्स इसका अपोजिट याद रखो आप। अपोजिट क्या होगा, शॉर्ट साइटनेस मीन्स नज़दीक की चीज़ें तो आपको क्लियर दिखाई दे रही है, बट दूर की चीज़ें आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। नाउ एक्सप्लेन। It is a
डिफेक्ट इन विच ए पर्सन इज अनेबल टू सी फार ऑब्जेक्ट क्लियर बाय कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि इस डिफेक्ट में क्या होता है, जो पर्सन है वो फार के ऑब्जेक्ट को देखने में क्या होता है, अनेबल होता है, दूर की चीज़ों को देखने में योग्य नहीं होता है और क्लियर देख पाता है, और लेकिन नज़दीक की चीज़ को क्लियर नहीं देख पाता है। अपोजिट, अपने नेम के अपोजिट, ठीक है, इससे आप याद रखना तो आपको ईजी होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आई डिफेक्ट जो है एग्जाम में आता ही आता है, और इसके साथ आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। अभी मैं डायग्राम भी आपको बताती हूँ, ठीक है। द कोज फॉर दिस is that the ciliary muscle do not relax properly, the lens does not elongate properly, due to which the focal length does not increase properly. As a result, no clear image is formed. अब हमने फार पॉइंट नियर पॉइंट में समझा था ना, तो वही चीज़ यहाँ पर आ गई है, ठीक है। तो इसमें आपने यहाँ तक तो ये समझ लिया, इसकी डेफिनेशंस हो गई, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ है। इसमें क्या है, ये किस कारण से होता है, कि इसका मतलब सीलियरी मसल्स जो है, आप यहाँ पे कॉजेज़ भी लिख सकते हो, यहाँ पर अगली हेडिंग डाल दो कॉजेज़, ठीक है, ये क्वेश्चन आप बना सकते हो। कॉजेज़ इसके क्या हो गए, इसका मतलब क्या है कि सीलियरी मसल जो है रिलैक्स में नहीं है, और लेंस इलोंगेटेड नहीं है, और फोकल लेंथ इसका मतलब इंक्रीज नहीं हो रही है। इसका रिजल्ट क्या है कि हमें जो है इमेज क्लियर दिखाई नहीं दे रही है। आई डिफेक्ट, आई बॉल बीइंग टू इलोंगेट, आई बॉल क्या हो गया, इलोंगेटेड हो गया। ड्यू टू दिस द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, इसकी वजह से इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना के फ्रंट में बन रही है। अगर रेटिना पे बनेगी तो हमें तो सब कुछ क्लियर दिखाई देगा ना, बट ये कहाँ बन रही है, रेटिना के फ्रंट में बन रही है। एंड कैन नॉट बी आइडेंटिफाई बाय द ब्रेन, और ब्रेन इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। अगर हम इसको करेक्ट करेंगे, अब किसी को डिफेक्ट हो गया तो आप देखते हो ना स्पेक्स लगा के रखते हैं, ठीक है, तो उसको स्पेक्स लगा के करेक्ट किया जा सकता है। तो करेक्शन कैन बी डन बाय यूजिंग स्पेक्टिकल कंटेनिंग कनकेव लेंस। तो ये याद रखना पड़ेगा, मायोपिया में कौन सा लेंस यूज़ करके, कनकेव लेंस यूज़ करके हम करेक्शन कर सकते हैं। दैट डाइवर्स द रेज फर्स्ट सो दैट आवर आई लेंस कैन कन्वर्ज देन प्रॉपरली ऑन द रेटिना, ताकि वो रेटिना से प्रॉपरली जो है रेज को कन्वर्ज कर सके। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग आपने चैप्टर 10 में अच्छे से समझ लिया होगा, क्योंकि ये चैप्टर 10 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये देखो डायग्राम, अब डायग्राम में यहाँ पर आप देखो ये क्या है, इमेज जो है यहाँ पर बननी चाहिए, मीन्स ये रेज को कहाँ मिलना चाहिए, यहाँ रेटिना पर मिलना चाहिए, ठीक है। आई में हमने बताया ना कि इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पर बनती है, लेकिन आप क्या देख रहे हो कि ये कहाँ पर मीट कर रही है, रेज यहाँ मीट कर रही है, पहले मीट कर रही है, ठीक है। तो इसमें कौन सा डिफेक्ट हो गया, मायोपिया। अब इसको करेक्ट करना है, करेक्ट करने के लिए हमें कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, अभी जस्ट बताया था, यस, कनकेव लेंस। यहाँ पर कनकेव लेंस लगाया जिससे वो रेस को डाइवर्स कर सके, और डाइवर्स करके कन्वर्ज कर सके, और उसके बाद वो कहाँ पर बन रहा है, रेटिना पर इमेज बन रहा है। तो साथ में आपको ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। कई बार तो आपको डायग्राम बना हुआ आ जाता है और पूछते हैं कि मतलब ये कौन जो है डिफेक्ट है, आइडेंटिफाई करो, या फिर कई बार आपको ये क्वेश्चन ही आ जाता है कि डिफेक्ट्स को लिखो, मायोपिया डिफाइन करो, या मतलब इसके सारे डिफेक्ट्स डिफाइन करो, आइज़ के कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको इसको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। नेक्स्ट है हमारा हाइपरमाइटोपिया। अब इस पे भी आप इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग साइटनेस। अब यहाँ तो आप समझ गए होंगे, अगर वो नियर साइटनेस था तो उल्टा है, तो ये भी उल्टा ही होगा, है ना। तो क्या है हमारा, इट इज़ ए डिफेक्ट इन विच ए पर्सन इज अनेबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट बट कैन सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियरली। उल्टा हो गया कि जब नियर के ऑब्जेक्ट को तो जो दूर की चीज़ें हैं उसको क्या होता है, वो क्लियर देख सकता है, बट नियर की चीज़ों को क्लियर नहीं देख सकता है। तो अपोजिट हो गया, लॉन्ग साइडनेस से हम समझते हैं कि अरे दूर की चीज़ें उसको नहीं दिखाई देती होगी, लेकिन अपोजिट हो गया कि क्या हो गया, दूर की चीज़ें तो साफ दिखाई दे रही है बट नज़दीक की नहीं दिखाई दे रही है। तो ये कौन सा हो गया, हाइपरमाइटोपिया, ठीक है। इट इज़ ए डिफेक्ट इन विच ए पर्सन इज अनेबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट बट कैन सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियरली,
कि मतलब इस डिफेक्ट में पर्सन जो है नियर के ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पाता है बट फार के ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पाता है। द कॉज इज दैट द सिलियरी मसल डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली। इसका मतलब क्या है, सिलियरी मसल ठीक से जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाई। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है, दबाना, दबा हुआ, ठीक है। एंड द लेंस डू नॉट बिकम थिक, इसका मतलब लेंस जो है थिक नहीं हुआ। एंड शॉर्ट ड्यू टू द विच द फोकल लेंथ डज नॉट डिक्रीज, और फोकल लेंथ डिक्रीज नहीं हुई। एज अ रिजल्ट द इमेज फॉर्म्ड इज नॉट क्लियर एंड कैन नॉट बी आइडेंटिफाई द ब्रेन। इसका मतलब इमेज नहीं फॉर्म्ड हुई और हमारा जो ब्रेन है उसको ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। अब ये आई डिफेक्ट हुआ से मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आई आईज में। आई बॉल क्या होगी, बीइंग टू शॉर्ट, इसका मतलब आई बॉल क्या हो गई, शॉर्ट हो गई। ड्यू टू दिस द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, ये याद रखना पड़ेगा। मायोपिया में फ्रंट ऑफ रेटिना और हाइपरमाइटोपिया में बिहाइंड द रेटिना। ये थोड़ा सा आप अगर ध्यान रखोगे तो आपको डायग्राम आइडेंटिफाई करने में ईजी रहेगा और बनाने में भी ईजी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आई डिफेक्ट, आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट, ठीक है। आई डिफेक्ट है, अब इसमें सॉरी ये तो बता दिया मैंने। करेक्शन, करेक्शन इसकी कैसे कर सकते हैं। करेक्शन कैन बी डन बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स कंटेनिंग कन्वेक्स लेंस, ये याद रखना पड़ेगा। हाइपरमाइटोपिया में कन्वेक्स लेंस, मायोपिया में कनकेव, यस मायोपिया में कनकेव, हाइपरमाइटोपिया में कन्वेक्स, ठीक है। लेंस दैट इंक्रीज द सिलियरी पावर of the eye lens so that it can converge rays properly on the retina, ताकि वो प्रॉपरली रेटिना पे रेज को कन्वर्ज कर सके। यहाँ पे आप डायग्राम देखो हाइपरमाइटोपिया का, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि कहाँ रेज मिल रही है, देखो रेटिना के कहाँ दूर हो रही है, बिहाइंड, ठीक है। और मायोपिया में क्या होती थी, फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। अब इसको करेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर ये लेंस लगा दिया। कौन सा लेंस लगा दिया, कन्वेक्स लेंस, तो इसकी इमेज जो है रेटिना पर फॉर्म्ड हो गई, ठीक है। तो ये करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट डिफेक्ट है हमारा, वो है प्रेसबायोपिया। ये अगर आई डिफेक्ट पूछा है तो आपको ये तीनों डिफेक्ट लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर एक पूछ लिया तो वो तो अलग बात है। प्रेसबायोपिया, इट हैपन विद ग्रेजुअल इंक्रीज इन एज। आवर सिलियरी मसल्स लाइक अदर मसल वीक कैन, क्या होता है जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो हमारी बॉडी की जो बाकी मसल्स वीक होने लग जाती है, तो क्या है सिलियरी मसल्स भी वीक होगी, ठीक है, तो वो भी वीक होने लग जाती है। दैट इज दे कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स प्रॉपरली, ना तो वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, ना ही वो क्या हो सकती है, रिलैक्स हो सकती है। एज ए रिजल्ट ए पर्सन कैन नॉट सी नियर ऑफ फार ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियरली, ना तो नज़दीक की चीज़ों को क्लियर देख पाता है, ना ही वो क्या करता है दूर की चीज़ों को क्लियर देख पाता है। करेक्शन क्या है, कैन बी डन बाय द यूजिंग स्पेक्टिकल कंटेनिंग बायफोकल लेंस, हमें ऐसा स्पेक्टिकल यूज़ करना पड़ेगा बायफोकल। बायफोकल मीन्स क्या होता है कि लेंस जो होता है हाफ लेंस कनकेव होता है और हाफ लेंस क्या होता है, कन्वेक्स होता है। मीन्स जैसे मान लो ये लेंस है, कुछ ऐसे समझ जाना, ठीक है। ये स्पेक्स है आपका, इसमें क्या होगा, हाफ में कनकेव लगा होगा और हाफ में क्या होगा, कन्वेक्स लगा होगा, जिससे उसको जो जिसको भी प्रेसबायोपिया है वो इजीली क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। ये इसका डायग्राम, इसमें जो है इमेज जो है नियर बाय ऑब्जेक्ट की और फार ऑब्जेक्ट की प्रॉपरली क्या होता है लेंस लगा के हम शिफ्ट कर सकते हैं इसको। वी ऑल, अच्छा अब देखो इस एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे दो आइज़ होती है ना, तो इसके बारे में। वी ऑल हैव टू आइज़ एज देयर आर फ्यू एडवांटेजेस ऑफ हैविंग देम, हमारी दो आँखें, इसके बहुत से फ़ायदे हैं। कैसे, टू इंक्रीज द हॉरिजॉन्टल व्यू एंड आल्सो टू आइज़ आर सेपरेट बाय फ्यू सेंटीमीटर टू इंक्रीज अवर एबिलिटी टू जज द डेप्थ। अगर हमारी आइज़ के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ है। इस डिस्टेंस की वजह से हमारी जो विज़न होती है वो कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। और हम कुछ सेंटीमीटर की डिस्टेंस की वजह से क्या होता है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ को ईजिली जज कर सकते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि फार पॉइंट क्या होता है और नियर पॉइंट कितना होता है, तो ये आपने लर्न करके रखना है। ये आपके चैप्टर में आई थिंक क्वेश्चन भी होगा। तो फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिट, फार पॉइंट इन्फिनिट, और नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। अब आप बोलोगे मैम 25 सेंटीमीटर से भी नज़दीक हम चीज़ों को देख सकते हैं, आप बोल रहे हो कि नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है।
तो बेटा 25 सेंटीमीटर से नियर करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर नहीं दिखाई देगा। ट्राई करके देखना और मुझे बताना कि कमेंट बॉक्स में चाहे कर देना, ठीक है। और मुझे बताना कि आपको क्या क्लियर दिखाई दे रहा है 25 से आगे करने पर। नो, हमारा जो नियर पॉइंट है वो 25 है और फार पॉइंट इन्फिनिट है, ठीक है। नाउ आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आज आइस डिफेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आज आपने इसको क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। ओके, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो बेटा हमने पहले सारा पढ़ लिया, आइस का स्ट्रक्चर, वर्किंग, उसके अकोमोडेशंस, डिफेक्ट, ठीक है, और डिफेक्ट की करेक्शन, फार पॉइंट, नियर पॉइंट। आई होप आप लोगों को सब समझ आ गया होगा, ठीक है। नाउ अब हम रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। रिफ्रैक्शन का मतलब तो आपको पता ही होगा, आपने चैप्टर नंबर 10 में इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। तो मैं आज बताऊंगी रिफ्रैक्शन प्रिज्म के थ्रू कैसे करते हैं। ये देख रहे हो आप, एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, एक मतलब फिगर दिखाई दे रही है आपको। ये जो है ये ग्लास का बना हुआ होता है, ये प्रिज्म, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसमें से जो है रिफ्रैक्शन कैसे होता है, क्योंकि इसमें भी लाइट क्या होती है, वन मीडियम टू अनदर मीडियम आ रही है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस अगर लाइट यहाँ से जा रही है तो पहले ये अंदर वाले दूसरे मीडियम में जा रही है, फिर यहाँ से लाइट जो है अगले मीडियम में जाएगी। तो हमने पढ़ा ही हुआ है आप चैप्टर नंबर 10 में कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है। और रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, जब लाइट किसी पॉलिश्ड एरिया से टकराती है और वो क्या होती है, बाउंस होके बैक आ जाती है, उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम प्रिज्म का पढ़ेंगे। आप यहाँ ये देख सकते हो, ये साइंस लैब में आपको इस तरीके से प्रिज्म जो है दिखेगा। It is a piece of glass or any transparent material bounded by the triangular and three rectangular surface। ये क्या है, एक ग्लास का पीस है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है और ट्रायंगुलर एंड थ्री रेक्टेंगुलर सरफेस। कैसे ट्रायंगुलर, आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस तरीके से, ये ट्रायंगुलर है, ये ट्रायंगुलर है। और थ्री रेक्टेंगुलर सरफेस, रेक्टेंगुलर सरफेस कहाँ हो गया, आप देखो ये क्या है, रेक्टेंगुलर सरफेस है। इसी तरीके से इसके पीछे भी एक यहाँ पर रेक्टेंगुलर सरफेस है, इसी तरीके से इसके नीचे भी एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, एक जो है दूसरी साइड भी क्या है, रेक्टेंगुलर सरफेस है, ठीक है। इस तो 1 and 2 and 3 रेक्टेंगुलर सरफेस। तो आपको ये लाइन का मतलब समझ आ गया होगा कि एक ग्लास का ये पीस है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है और ट्रायंगुलर है, और ये क्या है, थ्री रेक्टेंगुलर सरफेस है। द रेक्टेंगुलर सरफेस आर कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जो इसका रेक्टेंगुलर सरफेस होता है इसे ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ये हो गया आपका, ये देखो ये हो गया, ये रेक्टेंगुलर, ये देखो ये हो गए आपके रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग एजेस बोलते हैं। और ये जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं बेस, ठीक है। और यहाँ पर जो है इस तरीके से जो यहाँ एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग एंगल। यहाँ पर जो एंगल बनेंगे वो क्या होंगे, सारे रिफ्लेक्टिंग एंगल, ठीक है। तो द एंगल बिटवीन टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग एंगल और एंगल ऑफ प्रिज्म। अभी मैंने आपको बताया कि इसको रिफ्लेक्टिंग एंगल बोलते हैं या फिर एंगल ऑफ प्रिज्म। द लाइन अलोंग विच द टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस मीट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग द एजेस। अभी ये भी बता दिया मैंने कि जो दो लाइंस होती हैं टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस की, वो जहाँ मिलती हैं वो उसकी क्या होती हैं, एजेस। जैसे कि ये आपको दिखाई दे रही है, ये जो ये है, ये कहाँ मिल रही है, इस जगह पे मिल रही है, तो ये इसकी क्या हो गई, एजेस, ठीक है। एनी सेक्शन ऑफ प्रिज्म विच इज परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग एजेस इज कॉल्ड प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ एजेस। जहाँ पर ये परपेंडिकुलर रिफ्लेक्ट करती है उनको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल
एजेस, ठीक है, प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ एजेस। तो ये तो हमारा हो गया। अब हम देखेंगे डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या होता है, पहले तो सिंपल आपको पता लगना चाहिए क्या होता है। ये प्रिज्म है, मान लो यहाँ पर जो है अगर व्हाइट लाइट जाती है तो वो यहाँ से 7 कलर में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। उसे क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। मतलब जो लाइट होती है वो दूसरे मीडियम में जाके क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है 7 कलर में। तो देखते हैं हम डिस्पर्सन। इट इज डिफाइंड एज द फिनोमिनन ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा फिनोमिनन जिसमें लाइट जो है 7 कलर में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, मतलब विभाजित हो जाती है। व्हेन लाइट, सनलाइट और बल्ब लाइट, चाहे सन की लाइट ले लो या फिर बल्ब की लाइट, इज अलाउड टू पास थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, इट इज स्प्लिट इनटू 7 कलर। अगर किसी ग्लास प्रिज्म में इसको करते हैं तो ये क्या होती है, 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। इट इज स्प्लिट बिकॉज we now white light is a combination of 7 कलर। क्यों होता है, क्योंकि ये जो है white light जो है वो किसका कॉम्बिनेशन है, 7 कलर का कॉम्बिनेशन। मतलब एक white light में जो है वो कितने कलर हैं, वो 7 कलर हैं, ठीक है। तो कलर एंड ईच कलर ऑन एंटरिंग द प्रिज्म, और जो एक मतलब जब एंटर करते हैं, हर एक कलर जब एंटर करते हैं प्रिज्म के अंदर, गेट रिफ्लेक्टेड, तो क्या हो जाते हैं, वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं by different angle due to the which different color spectrum is obtained on the screen। जो रिफ्लेक्ट होते हैं सारे कलर वो अलग अलग एंगल से रिफ्लेक्ट होते हैं, जिससे हमें स्क्रीन पे जो है 7 कलर जो है दिखाई देते हैं, स्पेक्ट्रम अलग अलग दिखाई देता है। जैसे कि मैं आपको डायग्राम में बताती हूँ। ये देखो कितना सुंदर सा डायग्राम है। इस तरीके से यहाँ से आपको जो है क्लियरली समझ आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हो ये व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है इसके ऊपर, उसके बाद यहाँ पर जाकर अंदर देखो इसकी अलग अलग स्कैटरिंग हो रही है, अलग 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 जो है डिवाइड हो रही है, अलग अलग एंगल पे। और उसके बाद यहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे हो कलर किस तरीके से, इसको हम लर्न करना है अगर लाइन वाइज तो कैसे होगा, विबग्योर, नीचे से ऊपर विबग्योर, सबसे नीचे है वॉयलेट, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है वाइट लाइट जो है प्रिज्म के अंदर जाती है तो अलग अलग एंगल से क्या होती है, बेंड हो जाती है, जिससे हमें एक स्क्रीन पे जो है 7 कलर की एक स्पेक्ट्रम दिखाई देती है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। आई होप आपको समझ आ गया डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। द डिफरेंट कलर ऑब्टेंड आर, कौन कौन से कलर होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। वेवलेंथ डिक्रीजिंग, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग, रेड कलर। रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो कैसी होती है, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा ये समझने की ज़रूरत है कि जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और स्कैटरिंग क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर इसकी वेवलेंथ जो है रेड की सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन स्कैटरिंग क्या होती है, कम। स्कैटरिंग क्या होता है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर कोई लाइट जो है फॉल हो रही है, तो ये उस लाइट को क्या करता है, चारों तरफ क्या डिवाइड कर देता है, ठीक है, चारों तरफ क्या करता है, फैला देता है, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग। तो जो रेड कलर की स्कैटरिंग होती है वो कम होती है और इसकी वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा। इसी तरीके से हम जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे इससे रेड, ऑरेंज, येलो, इनकी स्कैटरिंग क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी और वेवलेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर कोई पूछे तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, तो रेड की है, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, तो वॉयलेट की है, और स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा किसकी है, वॉयलेट की है, और स्कैटरिंग सबसे कम किसकी है, रेड की है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो आगे स्टार्ट करते हैं। रेड कलर जो होता है लीस्ट डाइवर्ट होता है, लीस्ट डाइवर्ट कम डाइवर्ट होता है, क्यों, क्योंकि इसकी स्कैटरिंग क्या होती है, कम होती है। वेवलेंथ तो ज़्यादा होती है लेकिन स्कैटरिंग क्या होती है, कम होती है। इसी तरीके से वायलेट कलर जो होता है वो मैक्सिमम डाइवर्ट होता है क्योंकि इसकी स्कैटरिंग क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। द 7 कलर कैन रिकम्बाइन टू गिव वाइट लाइट। अगर हम इन्हीं 7 कलर को वापस से कंबाइन कर दे तो वो किस में आ जाएंगे, वाइट लाइट में। जैसे कि इस एक आपको मैं बताऊंगी डायग्राम यहीं पर। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा प्रिज्म है, ठीक है, इस प्रिज्म में हमने वाइट लाइट को डाला। अब ये जो है ये मान लो ये 7 कलर में डिवाइड हो गया, समझ लो, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर आपने दूसरा प्रिज्म रखा लेकिन उसको उल्टा रखना है इस तरीके से, अगर ये 7 कलर इस प्रिज्म में गया तो ये फिर से जो पास होगा तो क्या हो जाएगा, वाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 कलर को अगर हम रिकम्बाइन कर दें तो वो किस में आ जाता है, वाइट लाइट में चेंज हो जाता है। अब इसी एप्लीकेशंस पे हम देखेंगे रेनबो। रेनबो आपने देखा होगा ना, बारिश के टाइम में जब हल्की हल्की सी धूप निकल जाती है तो उस टाइम आपको रेनबो दिखाई देता है, 7 कलर की बहुत सुंदर सी इमेज दिखाई देती है। ठीक है, तो ये कैसे बनती है, ये भी किस पे डिपेंड है, स्पेक्ट्रम पे। ठीक है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्शन स्पेक्ट्रम फॉर्म्ड बाय डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट। जब सनलाइट की डिस्पर्शन होती है, डिस्पर्शन मीन्स वाइट लाइट का 7 कलर में डिवाइड होना। ठीक है, उस टाइम जो स्पेक्ट्रम मिलता है, स्पेक्ट्रम मीन्स अलग अलग कलर जो दिखते हैं, तो उसकी वजह से रेनबो बनती है। ठीक है, इट इज फॉर्म ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट सनलाइट बाय रेन ड्रॉप इन द एटमोसफियर। तो ये किसकी वजह से होती है कि जब वो सनलाइट रेन ड्रॉप में से निकल के एटमॉस्फेयर में गुजरती है तो इच ड्रॉपलेट एक्ट एज ए टाइनी ग्लास प्रिज्म। तो वो जो एक छोटा ड्रॉपलेट से वो किसका काम करता है, प्रिज्म का काम करता है। रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड अपोजिट टू द सनलाइट। हमेशा आपको रेनबो जो है अपोजिट साइड दिखाई देगा सनलाइट के। White light entering these raindrop, different color rays are reflected through the different angle due to the which the rainbow is formed। जो ये white light होती है वो अलग अलग एंगल पे जो है फॉर्म्ड होती है, अलग अलग एंगल पे जो है चेंज होती है, इसलिए क्या होता है, रेनबो फॉर्म्ड होता है। यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू आप समझोगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये एटमॉस्फेयर, ठीक है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो आप इसमें देख रहे हो यहाँ पर कि ये वाइट लाइट जो है इस तरीके से, ये वाटर ड्रॉपलेट्स से जो कई बार एटमॉस्फेयर में ऊपर लटकती रहती है, हमारे एटमॉस्फेयर तक नहीं पहुंच पाती है। जब ये वाइट लाइट इसमें गई तो यहाँ पर क्या हुई, रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन हुआ। जब रिफ्रैक्शन होता है तो उसके बाद यहाँ से ये क्या होता है, ये प्रिज्म का काम करता है। ये छोटी सी जो वाटर ड्रॉपलेट्स है प्रिज्म का काम करती है, और फिर ये क्या होती है, अलग अलग कलर में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, जिसकी वजह से हमें रेनबो जो है दिखाई देता है। इट इज़ ड्यू टू द डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमोसफियर। ये किसके कारण होता है, जो हमारे एटमोसफियर में अलग अलग लेयर्स होती है उसके कारण। हमारे एटमोसफियर में क्या होता है, कहीं जहाँ पर सन है, ठीक है, जहाँ पर सन है वहाँ उसके नीचे क्या होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, थोड़ा कम गर्मी, थोड़ा कम गर्मी, थोड़ा कम गर्मी, मतलब ज़्यादा हॉट जहाँ पर होगा वहाँ कैसा मीडियम होगा, रेयर मीडियम होगा। आपने चैप्टर 10 में रेयर और डेंजर के बारे में पढ़ा होगा। और उसके नीचे जैसे जैसे आते जाओगे वो मीडियम कैसा हो जाएगा, जैसा जितना कोल्ड होता जाएगा उतना ही वो क्या हो जाएगा, डेंजर मीडियम आता जाएगा। इस वजह से जो लाइट है रेयर टू डेंजर, डेंजर टू रेयर, ऐसे जाते हुए तो वो अपनी जगह से क्या होती जाती है, मतलब अलग अलग होती जाती है। ठीक है, कई बार कहीं बेंड हो जाती है, कहीं रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है। तो इट इज़ ड्यू टू द डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर हैविंग वेरी डेंसिटी। क्या होता है, एटमोसफेयर लेयर के कारण क्या होता है, अलग अलग लेयर्स हमारे एटमोसफेयर में पाई जाती है, डेंसिटी अलग अलग हो जाती है हमारे एटमोसफेयर की। अपर वंस आर रेयरर एंड लेयर्स क्लोज इन द अर्थ सरफेस आर डेंजर। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ऊपर की तरफ क्या होगी, जो है रेयर होगी, जहाँ हॉट होगा वहाँ पे रेयर होगी, जहाँ थोड़ा सा ठंडा होगा वहाँ क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग डेंजर। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने देखा होगा कि स्टार्स जो है ट्विंकल करते हैं। आप कहते हैं ना स्टार जो है ट्विंकल करते हैं, बट वो ट्विंकल नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी लाइट हमारी आंखों तक पहुंचने में सारे एटमॉस्फेयर को कवर करके आना पड़ता है, इसलिए वो मैं आपको बताती हूँ। वाई डू स्टार्स ट्विंकलिंग, when light form a star pass through the atmosphere they mix continuously। जब एटमॉस्फेयर में लाइट आ गई तो मिक्स होती रहती है। सो व्हेन द स्टार इज इन लाइन ऑफ द साइट इट इज विजिबल एंड व्हेन आउट ऑफ द साइट इट इज नॉट विजिबल, सो दे अपीयर टू ट्विंकलिंग। बट प्लैनेट क्या होते हैं, ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम स्टार्स को देखते हैं तो एटमॉस्फेयर से स्टार्स जो है वो हमसे बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, और एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स को उनकी लाइट को क्या करके पार करके आना पड़ता है। यहाँ पे आप डायग्राम देखो, यहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा। बहुत सारे जो है पार करके हमारी आंखों तक पहुँचना पड़ता है। तो क्या होता है, आपको पता है लाइट जो है हमारी आंखों तक जो स्ट्रेट होती है वो नॉर्मल बिल्कुल प्रॉपर पहुँच जाती है,
लेकिन अगर लाइट जो है ऊपर से आ रही है तो यहाँ पर जब मीडियम अलग अलग चेंज हो रहा है तो लाइट का पाथ कैसा होगा, कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, कभी रिफ्लेक्ट हो रही, कभी कहीं हो रही है, कभी कैसे मुड़ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी आंखों तक जब लाइट पहुंचती है तो कई बार हमें वो दिखाई देती है और कई बार हमें वो नहीं दिखाई देती है। तो इस वजह से हमें क्या लगता है कि जो स्टार्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं। बट क्या होता है, वो ट्विंकल नहीं करते, एक तो वो हमसे बहुत दूर है और बहुत सारे एटमॉस्फेयर लेयर के हमारे पार करके हमारे पास आ रहे हैं। और रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट की, कई बार लाइट किसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रही है, कहीं कहीं हो रही है, कहीं हो रही है जिग जैग बनाते हुए, कई बार हमारी आंखों में पहुंच रही है, कई बार नहीं पहुंच रही है। तो इस वजह से हमें स्टार्स क्या होते हैं, ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। बट प्लैनेट नहीं दिखाई देते हैं ट्विंकल करते हुए, क्यों? क्योंकि प्लैनेट जो है स्टार से हमारे पास बहुत नज़दीक है, स्टार बहुत दूर है, लेकिन प्लैनेट जो है उनसे काफ़ी नज़दीक है हमारे पास। तो प्लैनेट आर वेरी क्लोज to us due to which the size of apparent image is so large which fall outside the line of the sight due to which they do not twinkle। नज़दीक होने के कारण जो उनसे आने वाली लाइट्स है तो मोस्टली हमारी आंखों तक क्या होती है, पहुंच जाती है, इसलिए वो ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेनबो, ट्विंकलिंग स्टार, वाई जो है प्लेनेट नॉट ट्विंकलिंग, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट अर्लियर देन द एक्चुअल सनराइज और सनसेट। जब एक्चुअल सनराइज होता है और सनसेट होता है तो क्या होता है, उससे 2 मिनट पहले हमें सन जो है दिखाई देने लग जाता है और सनसेट होने के 2 मिनट जो है बाद हमें दिखाई देता है, ठीक है। मतलब एक्चुअल नहीं हुआ होता लेकिन हमें लगता है कि हाँ हो गया है, वो सनराइज हो गया है। तो उसका रीज़न क्या है वो देखते हैं। द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट अर्लियर देन द एक्चुअल सनराइज और सनसेट ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये किसके कारण होता है कि अगर सन हमें विजिबल हो रहा है 2 मिनट पहले और एक्चुअल सनराइज और सनसेट ड्यू टू द एटमॉस्फेयर, तो इसका क्या मतलब होता है कि जो सन इज सीन 2 मिनट अर्लियर देन इट सनराइज व्हेन इट्स कम क्लोज टू द हॉरिजन। तो क्योंकि वो हॉरिजन के बहुत नज़दीक होता है उस टाइम जब उसको सनराइज होने वाला होता है। अब आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई तो ये डायग्राम के थ्रू आप समझो तो प्रॉपर समझ आएगा। ये क्या है, हमारी अर्थ है, अर्थ में हम हैं, यहाँ पर हम हैं, ठीक है। अब यहाँ अर्थ से यहाँ पर ये हॉरिजन है, ये हॉरिजन जो सीधी लाइन जा रही है वो क्या है, सॉरी एक बार फिर बताती हूँ, ये हॉरिजन है, ठीक है। जो सीधी लाइन जा रही है वो क्या है, और 2 लाइन हो गई, 1 मिनट, ठीक है। ये हॉरिजन है मान लो। तो हॉरिजन क्या बोलते हैं, जहां से हम स्ट्रेट देख सकते हैं वो उसका क्या है, हॉरिजन। एक्चुअली सन की पोजीशन मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जब सन की जो रेज होती हैं वो क्या होती है, अर्थ पर आती हैं तो अर्थ की लेयर्स जो होती है यहाँ से ये टकरा कर क्या होती हैं, बैंड हो जाती हैं, क्योंकि हमारी आंखों तक पहुँच नहीं पाई है इसलिए हम सन को क्या करते हैं, नहीं देख पाते हैं। लेकिन जब सनराइज होने वाला होता है तो सन क्या आता है, हॉरिजन के नज़दीक आना शुरू हो गया, जहाँ पर हम विजिबल हर एक चीज़ को जो है देख पाते हैं। तो हॉरिजन के नज़दीक जब आ जाता है तो क्या होता है, मान लो हॉरिजन के नज़दीक आई, ये रेज गई तो ये एटमॉस्फेयर में क्या हो गई, अब ये अर्थ की इस लेयर से बच गई, ठीक है, एटमॉस्फेयर में एंटर कर गई, एंटर करने के बाद हमारी आंखों में पहुंच गई। लेकिन अभी सनराइज नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि वो अभी हॉरिजन से नीचे है। तो एक्चुअल इसका निकाला हुआ है टाइम कि ये जस्ट 2 मिनट का टाइम होता है कि सनराइज से पहले हमें सन जो है दिखाई देने लग जाता है, ठीक है। इसी तरीके से सनसेट का है कि अब सनसेट के टाइम में क्या होगा, ये नीचे जाएगा, ठीक है, नीचे जाएगा तो यहाँ पर जो है सनसेट हो चुका होगा नीचे, लेकिन हमें जो है हॉरिजन के अंदर एंटर करके हमारी आंखों तक पहुँच रहा है, इसलिए हमें वो है क्या है, दिखाई दे रहा है। तो इसलिए 2 मिनट पहले जो है हमें सनराइज और सनसेट दिखाई देता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने कोशिश की है कि डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा स्कैटरिंग। स्कैटरिंग द प्रोसेस इन विच लाइट इज ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन when it is the incident on the particles which has greater diameter is called scattering। तो स्कैटरिंग क्या होता है कि अभी जस्ट मैं आपको थोड़ी देर पहले बता के हटी थी, ये मान लो कोई पार्टिकल है, इसके ऊपर कोई लाइट जो है इंसिडेंट हुई, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये कलर्स को क्या करता है, चारों तरफ
फैला देता है, इसको क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग। ठीक है, तो मान लो ये जो कलर फैलाता है वो हमारी आंखों तक पहुंचता है, तो हमें वो पार्टिकल्स उसी कलर का दिखाई देता है। मान लो जो है ये पार्टिकल्स जो है वो रेड कलर का है, ठीक है, यहाँ पे व्हाइट लाइट गई, इसने क्या किया, जो रेड कलर है उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, रेड कलर रिफ्लेक्ट किया, वो हमारी आईज में आया, तो हमारी आईज को वो पार्टिकल्स किस कलर का दिखाई दे रहा है, रेड कलर का। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्कैटरिंग। अब आपको पता है स्काई कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, आपने देखा है ना स्काई कैसा होता है, ब्लू। तो क्या क्यों होता है, व्हेन व्हाइट लाइट passes through the atmosphere, violet, indigo and blue color encounter suspended particles. These waves are the absorbed and then scattering and are received by our eyes. तो हमने ये चीज़ अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई कि रेड कलर की स्कैटरिंग कम होती है और ब्लू कलर की, वॉयलेट कलर की स्कैटरिंग क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें वॉयलेट जो हमारे रेनबो का कलर होता है उसमें वॉयलेट कलर जो है वो कम होता है। तो इस कलर से हमें कौन से कलर की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा हुई, ब्लू कलर की स्कैटरिंग ज़्यादा हुई। तो ब्लू कलर की स्कैटरिंग ज़्यादा होने की वजह से हमें स्काई कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है हमारी आंखों को। और द सन अपीयर येलो, और येलो कब दिखाई देता है, तो वायलेट, इंडिगो, आकाश तो हमें स्काई दिखाई दिया, लेकिन सन कैसा दिखाई देता है, येलो। कभी आप देखना, ठीक है, तो येलो कब दिखाई देगा, violet, indigo and blue color are scattering in the upper atmosphere, so the resulting light is yellow. ये तो ऊपर वाले क्या होगा, ऊपर ही स्कैटरिंग कर जाएंगे, ऊपर हमें आकाश तो जो है नीला नीला दिखाई देगा, लेकिन जो हमारी आंखों तक पहुंच रहा है वो सबसे लंबी वेवलेंथ पहुंचेगी। सबसे लंबी वेवलेंथ कौन सी है, रेड वेवलेंथ तो हमारी आंखों तक पहुंचेगी। तो इस वजह से हमें जो है सन वो कैसा दिखाई देगा, रेड दिखाई देगा, येलो दिखाई देगा। ठीक है, अब द स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रॉइड्स। जो स्काई होता है, जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं उनको जो है ब्लैक डार्क क्यों दिखाई देता है, तो इस वजह से क्योंकि एटमॉस्फेयर में जब वो जाते हैं, जब वो एस्ट्रॉइड्स जाते हैं ऊपर, तो उनको क्या होता है, वहाँ पर कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं होता है। लाइट का रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग या वेवलेंथ उसकी जो किस पे डिपेंड होती है, एटमॉस्फेयर पे डिपेंड होती है, एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर पे डिपेंड होती है। तो लेकिन अगर जब वहाँ पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो वो क्या होगा, उसकी स्कैटरिंग नहीं होगी, स्कैटरिंग नहीं होगी तो हमें वहाँ पे क्या होगा, सब कुछ डार्क दिखाई देगा। स्कैटरिंग किसी भी कलर की नहीं होगी तो वहाँ पे सब कुछ क्या होगा, डार्क दिखाई देगा। ठीक है, ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ।